सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरे एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आज बैठा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाए, थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए गोल्ड के बारे में, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि चलो चैट जीपीटी है, इतना अच्छा एआई है, तो उसके साथ थोड़ा सा बात करते हैं और देखते हैं कि गोल्ड के बारे में हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और गोल्ड के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी हमने एआई के साथ काफ़ी अच्छे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट शूट किए हैं, तो वो भी देखना मत भूलना। चलो। Hello, Mr. ChatGPT. How are you? I don't have feelings, but I'm in tip-top shape to help you. How's Yash doing today? वेरी नाइस। आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जो एक्चुअली बहुत लोगों के जहन में हैं। और ये सारे क्वेश्चन गोल्ड को लेकर के हैं कि एक्चुअली हमें गोल्ड के बारे में सब कुछ जानना है और XUAS USD के बारे में भी जानना है। XAU USD आपको पता ही है। XAU का मतलब गोल्ड होता है और USD का मतलब यूएस डॉलर होता है। तो इसके बारे में, इसके रिलेशनशिप के बारे में जानना है। अगर किसी इंसान को गोल्ड को काफ़ी अच्छे से ट्रेड करना है तो उसके बारे में जानना है। इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके बारे में जानना है। गोल्ड का हिस्ट्री क्या रहा है, गोल्ड कैसे काम करता है, हमें गोल्ड के बारे में आज सब कुछ A to Z सब कुछ जानना है। तो क्या तुम बताओगे हमें डिटेल में? लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, तब स्टार्ट करना। पहले तुम एक छोटा सा समरी दे दो इसके बारे में जो मैंने तुमसे पूछा। Gold, represented as XAU, is traded against the USD, the US dollar. It's historically a store of value, often a safe haven asset during economic uncertainty. Its price is influenced by global factors like inflation, interest rates, and geopolitical events. Gold trading involves technical and fundamental analysis, while long-term investment often ties to wealth preservation or hedging. Its history stretches from ancient currency to modern portfolios. Once you fire off those questions, we'll dive deeper. अगर तुम हिंदी में बात करो तो और अच्छा होगा, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदी में बात करती है और उसमें तुम इंग्लिश में बात कर सकते हो, थोड़ा बहुत हिंदी थोड़ा बहुत इंग्लिश। तो ठीक है, एक बार फिर से अगर आप तुम समरी देना चाहो तो दे दो। और हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं मेरे कुछ क्वेश्चन से। जैसे कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि USD इंडेक्स जो होता है कि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड गिरता है, डॉलर वीक होता है तो गोल्ड बढ़ता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है? बिल्कुल, हिंदी में बात करते हैं। देखो, यूएसडी और गोल्ड का उल्टा रिश्ता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड सस्ता लगता है क्योंकि वो डॉलर में प्राइस होता है, और जब डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड महंगा लगता है, इसलिए उसका भाव बढ़ता है। ये एक इनवर्स रिलेशन है क्योंकि गोल्ड एक ग्लोबल सेफ हेवन है। जब लोग डॉलर पर भरोसा कम करते हैं तो गोल्ड पर ज्यादा करते हैं। ओके, मैंने यूएस फेड के बारे में सुना है जिसमें इंटरेस्ट रेट का भी बहुत बड़ा रोल है कि इंटरेस्ट के जो रेट्स होते हैं जब वो बढ़ते हैं तो गोल्ड को घटता है, वो देखा है मैंने। और जो रेट है जो डिक्रीज होता है तो गोल्ड का प्राइस हमने काफ़ी बढ़ते हुए देखा है। इसके पीछे का क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे काम करता है? जब यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो डॉलर में इन्वेस्ट करना आकर्षक हो जाता है क्योंकि आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है। इस वजह से गोल्ड गिरता है क्योंकि गोल्ड कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता। वहीं जब फेड रेट घटाता है तो डॉलर का आकर्षण कम होता है और गोल्ड की चमक बढ़ जाती है क्योंकि लोग सेफ हेवन की तरह उसे देखते हैं। गोल्ड को लेकर के तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आने वाले टाइम में गोल्ड क्या कर सकता है? जैसी परिस्थिति हमारे इस समय विश्व में चल रही है उसके हिसाब से गोल्ड का आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है? या फिर आप तुम थोड़ा से गोल्ड के फंडामेंटल्स को थोड़ा और डिटेल में अगर हमारे व्यूअर्स को समझा पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा नजरिया ये है कि गोल्ड हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे युद्ध, महंगाई या आर्थिक मंदी, तब लोग गोल्ड की ओर जाते हैं क्योंकि उस पर भरोसा होता है। फंडामेंटली गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, जबकि करेंसी या स्टॉक्स की वैल्यू कई फैक्टर्स पर निर्भर होती है। आगे का मूवमेंट ग्लोबल इवेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स और डॉलर इंडेक्स पर निर्भर करेगा। इसलिए हमेशा लंबी सोच और रिस्क मैनेजमेंट के साथ गोल्ड को देखना चाहिए। गोल्ड का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? प्राइस का बिहेवियर, ट्रेंड का लॉजिक, हाई और लो का सिस्टम क्या होता है, लिक्विडिटी का ट्रैप, स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्विंग हाई एंड लो का जो बेसिक यूनिट है उसके पीछे का क्या लॉजिक है? स्विंग हाई और स्विंग लो असल में मार्केट में सप्लाई और डिमांड की कहानी बताते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है और एक पॉइंट पर रुककर वापस नीचे आता है, वो स्विंग हाई कहलाता है। वहां शायद बेचने वाले हावी हो गए। जब नीचे जाने के बाद प्राइस एक लेवल से वापस ऊपर जाता है, वो स्विंग लो है। वहां खरीदने वाले हावी होते हैं। ये बेसिकली मार्केट के माइंडसेट के टर्निंग पॉइंट्स हैं और ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल आगे के संभावित मूवमेंट को समझने के लिए करते हैं। एक और नया मैंने टेक्निकल टर्म सुना है, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये क्या है और कैसे काम करता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो मार्केट की पुरानी दिशा या पैटर्न थी वो टूट गई। यानी अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था और अचानक वो पिछले स्विंग लो से नीचे आ गया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसी तरह नीचे जा रहे मार्केट में अगर पिछले स्विंग हाई से ऊपर निकल जाए तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये दिखाता है कि अब पुराना ट्रेंड कमजोर हो गया और नया ट्रेंड बनने लगा है।
इसी के साथ साथ एक और टॉपिक जुड़ा है इसमें कि चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, CHOCH, ठीक है, वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है? चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यानी छो तब होता है जब एक छोटा सा ट्रेंड जो कंफर्म नहीं था वो बदल जाता है। यानी ये एक शुरुआती संकेत है कि जो छोटा ट्रेंड चल रहा था उसमें बदलाव आ सकता है। ये अक्सर छोटी टाइम फ्रेम पर देखा जाता है जहां एक मिनी ट्रेंड ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पलटने का संकेत देता है। ये एक अलर्ट है कि अब बड़े बदलाव की संभावना है, लेकिन पूरी तरह कंफर्म की। ओह अच्छा, अब समझ आया और बहुत सारे लोग को भी समझ आ गया होगा। इसी में एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे काम करता है? बिल्कुल, इंटरनल स्ट्रक्चर छोटी टाइम फ्रेम का पैटर्न होता है। यानी जब हम जूम इन करते हैं तो छोटे छोटे स्विंग्स और मूवमेंट्स दिखते हैं। ये अंदर की डिटेल है, जैसे डेली चार्ट पर छोटी छोटी मूव्स। वहीं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जैसे वीकली या मंथली। ये बड़े स्विंग्स दिखाता है जो हमें मेन ट्रेंड का आइडिया देते हैं। ट्रेडर्स दोनों को साथ में देखकर समझते हैं कि बड़े ट्रेंड के अंदर छोटे ट्रेंड कैसे चल रहे हैं। ओह! काफ़ी अच्छे से तरीके से तुमने बताया और होप जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा है और इससे सिंपल वे में अगर आपको सारी चीज़ जाननी है तो मेरे को नहीं लगता कि पूरे इंटरनेट पे आपको ऐसी क्वालिटी में मतलब चीज़ें इतनी साफ शब्दों में आपको समझ आएँगी। इतना टेक्निकल बना रखा है सोशल मीडिया पे चीज़ों को और तुमने इतना सिंपल वे में उसको एक्सप्लेन किया। इसी से हमारा एक अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड। ये 4 टॉपिक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड। ये 4 टॉपिक के बारे में हमें अच्छे से समझाओगे थोड़ा कि क्या है, कैसे काम करता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? देखो, सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस नीचे जाते जाते रुकता है, क्योंकि वहां खरीदार ज्यादा होते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां ऊपर जाते जाते प्राइस रुकता है, क्योंकि बेचने वाले हावी होते हैं। सप्लाई और डिमांड इसी का बड़ा रूप है। डिमांड यानी खरीदने की इच्छा, जो सपोर्ट बनाती है, और सप्लाई यानी बेचने की इच्छा, जो रेजिस्टेंस बनाती है। ये चारों मिलकर मार्केट में प्राइस का संतुलन तय करते हैं। जहां डिमांड ज्यादा वहां प्राइस ऊपर, और जहां सप्लाई ज्यादा वहां प्राइस नीचे। अच्छा, तो ये है इसका फंडा। इसी में एक टॉपिक आता है हमारा मार्केट फेस, एक्युमुलेशन जहाँ पे रेंज बिल्ड होती है, मैनिपुलेशन जहाँ पे स्टॉप हंटिंग होती है, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे ट्रैप के फेसेस होते हैं, और चौथा है हमारे पास एग्जॉस्टेशन जिसे हम कहते हैं ट्रेंड का एंड होना। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा अगर डिटेल में समझा दो तो आजकल ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में थोड़ा बताओ, बहुत हेल्प होगी। बिल्कुल, अक्यूमुलेशन वो फेज है जब बड़े प्लेयर्स चुपचाप खरीद रहे होते हैं। प्राइस रेंज में चलता है बिना साफ ट्रेंड के। मैनिपुलेशन में स्टॉप हंटिंग होती है, मतलब जानबूझकर प्राइस को ऊपर नीचे हिलाकर छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां बड़े प्लेयर्स बेचने लगते हैं और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता दिखता है, लेकिन अंदर से बेच रहे होते हैं। और एग्जॉस्शन तब होता है जब ट्रेंड थक जाता है, यानी मार्केट में दिशा खो जाती है और नया ट्रेंड या रिवर्सल आने की संभावना बनती है। वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया। इसी से एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप। वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, कैसे कोई ट्रेडर अगर है जिसे गोल्ड में ट्रेड करना है तो कैसे वो बच सकता है? लिक्विडिटी स्वीप तब होता है जब बड़े प्लेयर्स उन लेवल्स को हिट करते हैं जहां छोटे ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाए होते हैं। जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास प्राइस को जानबूझकर वहां ले जाकर स्टॉप्स ट्रिगर किए जाते हैं। इससे मार्केट में बड़े प्लेयर्स को एंट्री मिलती है। बचने के लिए ट्रेडर को इन लिक्विडिटी जोन्स को पहचानना चाहिए, थोड़ा वाइड स्टॉप रखना चाहिए, और सिर्फ सप्लाई डिमांड या कंफर्म्ड ब्रेक के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, कुछ कैंडल्स भी शायद होती हैं जिसका हम लोग ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और लॉन्ग विक कैंडल जिसे पिन बार। तो ये 3 तरह का मैंने सुना है कि 3 तरह की जो मेन कैंडल है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गोल्ड को ट्रेड करने में। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है और ये है क्या एक्चुअली? हाँ, ये कैंडल्स ऑर्डर फ्लो समझने में मदद करती हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बताती है कि खरीदारों का कंट्रोल है, मार्केट ऊपर धकेला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बताती है कि बेचने वाले हावी हैं, मार्केट नीचे खींचा जा रहा है। और लॉन्ग विक वाली कैंडल, जिसे पिन बार कहते हैं, वो बताती है कि एक तरफ प्राइस को धक्का तो मिला, लेकिन अंत में उसे दूसरी तरफ खींच लिया गया। ये दिखाता है कि वहां पर रिजेक्शन हुआ, यानी सप्लाई या डिमांड की ताकत दिखी। गोल्ड में ये कैंडल्स एंट्री एग्जिट के अच्छे संकेत देती है। ये फिबोनाची गोल्ड में कैसे काम करती है और इसका कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं? फिबोनाची एक होता है ना टूल। फिबोनाची एक टूल है जो प्राइस के रिट्रेसमेंट लेवल्स दिखाता है। जब मार्केट एक ट्रेंड के बाद थोड़ा वापस आता है तो फिबोनाची लेवल्स जैसे 38.2%, 50%, 61.8 बताते हैं कि कहां पर प्राइस फिर से घूम सकता है। गोल्ड में जब प्राइस इन लेवल्स पर आता है और सप्लाई या डिमांड दिखती है तो ट्रेडर्स उसी हिसाब से एंट्री या एग्जिट प्लान करते हैं। बेस्ट तरीका है हमेशा फिबोनाची को सप्लाई डिमांड, ट्रेंड और प्राइस एक्शन के साथ जोड़कर देखना।
काफ़ी अच्छे से तुमने बताया यार। एक्चुअली ऐसा कंटेंट मेरे को अभी तक नहीं मिला जिसने सारे टॉपिक को इतने ईज़ी वे में बताया हो जिससे लोगों को आराम से समझ आया हो। इसी से एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है कि ऐसे मैंने सोचा है कि अगर सप्लाई डिमांड हमें अगर देखना हो, जो मेरे लेवल्स हैं, जो मैंने मतलब फाइंड आउट किए हैं, तो मेरे को ये बताओ कि क्या वो सही है या उसमें क्या और नया चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो, सप्लाई और डिमांड जोन का बेसिक पता हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम से पता चलता है, 1 आवर से हमें एक स्ट्रक्चर पता चलता है, 15 मिनट से हमें हमारा सेटअप मिलता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें एक एंट्री ट्रिगर होती है। तो क्या ये तरीका सही है ट्रेड करने का? मतलब बेस्ट वे क्या है गोल्ड में ट्रेड करने का? अगर कोई बिगिनर है, उसे गोल्ड में ट्रेड करना है, उसे और किसी एसेट में नहीं ट्रेड करना, उसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे खाली गोल्ड में ट्रेड करना है, तो क्या-क्या फंडामेंटल्स, क्या टेक्निकल्स, उसे क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एज़ अ ट्रेडर कि वो ईज़िली ट्रेड कर पाए, अपने स्किल्स को बूस्ट कर पाए, एक ही चीज़ पे कंटिन्यूअसली काम कर पाए? हाँ, तुम्हारा टाइम फ्रेम अप्रोच सही है। 4 घंटे पर सप्लाई डिमांड जोन, 1 घंटे पर ट्रेंड स्ट्रक्चर, 15 मिनट पर सेटअप और 5 मिनट पर एंट्री। ये एक बहुस्तरीय तरीका है, लेकिन किसी नए ट्रेडर को सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और इमोशनल कंट्रोल सीखना चाहिए। साथ ही गोल्ड की मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे फेड की पॉलिसी, इन्फ्लेशन समझना जरूरी है। फिर टेक्निकल्स में सप्लाई डिमांड, प्राइस एक्शन और एक सिंपल स्ट्रेटेजी पर मास्टरी करें। लगातार प्रैक्टिस, कम ट्रेडिंग और एंट्री एग्जिट का लॉग रखने से स्किल धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी। अच्छा, तो कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो मतलब एक बेसिक अगर यूज़र है, उसे ज़्यादा उतना नहीं पता कुछ, तो वो बेसिक इंडिकेटर्स को यूज़ करके भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सके एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ? हाँ, कुछ सिंपल इंडिकेटर्स बहुत मदद करते हैं। मूविंग एवरेज जैसे 50 और 200 EMA ट्रेंड समझने के लिए अच्छा है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बताता है कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, यानी खरीद या बेच की संभावना। वॉल्यूम इंडिकेटर से पता चलता है कि मूवमेंट के साथ कितना दम है, लेकिन कोई भी इंडिकेटर मैजिक नहीं है। इन्हें हमेशा प्राइस एक्शन, सप्लाई, डिमांड और अपने प्लान के साथ जोड़कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू यार, काफ़ी अच्छी और वैल्यूएबल चीज़ें तुमने बताई। एक और पॉइंट है मेरा कि टाइम ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने इसमें सारे पॉइंट कवर किया, मैंने तुमसे सारी चीज़ें पूछी है। अगर कोई चीज़ें छूट जाए एक्स्ट्रा तो तुम अपनी तरफ से बता देना, लेकिन अभी हमारा टॉपिक एंड नहीं हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट है मेरे पास, टाइम स्ट्रक्चर। ये फंडा क्या है एशिया सेशन का, लंदन सेशन का और न्यूयॉर्क सेशन का? आखिरकार लोग ज़्यादा ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन में क्यों करते हैं? और ये मैंने सुना है कि मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्युमुलेशन, ये ऐसा इन 3 फेजेस में और इस 3 टाइम स्ट्रक्चर फेजेस में होता है, तो ऐसा कैसे और क्यों? टाइम स्ट्रक्चर का मतलब है कि दिन में अलग अलग ट्रेडिंग सेशंस जैसे एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क प्राइस पर अलग प्रभाव डालते हैं। एशियन सेशन अक्सर शांत होता है, लंदन सेशन में वॉल्यूम बढ़ता है और न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्योंकि वहाँ ग्लोबल पार्टिसिपेशन पीक पर होता है। मैनिपुलेशन आमतौर पर लिक्विडिटी हंट के लिए होता है, शुरुआती फेज में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन या अक्यूमुलेशन सेशन के दौरान होता है, जहाँ बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बनाते या निकालते हैं। इसलिए न्यूयॉर्क अक्सर निर्णायक होता है, क्योंकि वहाँ ग्लोबल ऑर्डर फ्लो चरम पर होता है और मूवमेंट सबसे साफ दिखते हैं। अच्छा, तो जो भी मेरे पास चीज़ें थी तुमसे पूछने के लिए, वो मैंने सारी चीज़ें तुमसे पूछ लिया है और तुमने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं गोल्ड को लेकर के कि एक इंसान कैसे न्यूज़ का इस्तेमाल करके गोल्ड में अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकता है, या फिर अगर लोग कहते हैं कि ग्लोबल इवेंट्स को देखो, चीज़ों को देखो, समझो, तो एक ट्रेडर को कैसे न्यूज़ को एनालाइज करना चाहिए, कहाँ से उसे न्यूज़ मिलेगी, कैसे उसका यूटिलाइज करना चाहिए? देखो, गोल्ड न्यूज सेंसिटिव है, तो बड़े इवेंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक कैलेंडर देखो, जैसे फेडरल रिजर्व मीटिंग, इन्फ्लेशन डेटा, जियोपॉलिटिकल टेंशन। भरोसेमंद फाइनेंशियल न्यूज साइट्स जैसे ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स फॉलो करें। न्यूज आने पर पहले देखो कि क्या इवेंट पहले से प्राइस में शामिल है। अचानक मूवमेंट में भावनात्मक ट्रेड मत करो, पहले अपना स्ट्रक्चर देखो। न्यूज सेशन के बाद अगर कंफर्मेशन मिले तब एंट्री ले, यानी न्यूज को संकेत की तरह देखो, लेकिन अपनी सिस्टम को फॉलो करते रहो। अगर किसी ट्रेडर को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है सिर्फ गोल्ड में, तो क्या स्टेप्स हैं, कितना टाइम लगेगा उसे गोल्ड को मास्टर करने में? मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं खाली सीखने की बात कर रहा हूँ। तो उसे मतलब कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे वो स्टार्ट करेगा, कैसे समझेगा, कैसे वो लाइव चार्ट्स को बैक टेस्ट करेगा, सारा चीज़ कैसे करेगा, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या है? शुरुआत में उसे गोल्ड की बेसिक समझ बनानी होगी, जैसे गोल्ड क्यों मूव करता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। फिर उसे टेक्निकल सीखने होंगे, जैसे सप्लाई डिमांड, ट्रेंड और कुछ सिंपल इंडिकेटर्स। उसके बाद डेमो अकाउंट में लाइव चार्ट्स देखना, बैक टेस्ट करना, कम से कम 6 महीने की लगातार प्रैक्टिस। फिर छोटे पैसे से लाइव ट्रेडिंग शुरू करे और लगातार सीखता रहे। मास्टरी का समय हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, पर कम से कम 1 से 2 साल लगातार सीखने, गलतियों से सुधार और सिस्टम बनाने में लग सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्सन है जो जॉब करता है, ठीक है, या स्टूडेंट्स हैं,
तो देखो शाम के वक्त वो फ्री हो जाएगा जिस समय आपका न्यूयॉर्क सेशन रहता है, लेकिन उस अगले दिन के लिए एक दिन पहले, मतलब अगर हमें कल से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आज से हमें क्या क्या एनालिसिस, अपनी प्री एनालिसिस करके रखनी चाहिए, पोस्ट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए और इन प्ले एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। जैसे हमारा चैनल स्पोर्ट्स ट्रेडिंग का है तो हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में इन प्ले एनालिसिस करते हैं, इन प्ले प्री मैच एनालिसिस करते हैं, पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं, ट्रेड के सेटअप बनाते हैं। वैसे अगर किसी को अपना एक पर्सनल गोल्ड ट्रेड का सेटअप बनाना हो तो कैसे बना सकता है? देखो, एक दिन पहले प्री एनालिसिस करो, बड़े टाइम फ्रेम पर सप्लाई डिमांड जोन और संभावित ट्रेंड देखो। अगले दिन के इकोनॉमिक इवेंट्स नोट करो। इन प्ले यानी लाइव मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पर देखो कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक या पैटर्न बन रहा है। एंट्री एग्जिट पहले से तय करो, इमोशन से नहीं। पोस्ट एनालिसिस में ट्रेड के बाद रिव्यू करो, क्या सही हुआ क्या गलत। हर दिन एक लॉग रखो। धीरे धीरे ये प्रोसेस तुम्हारा पर्सनल सिस्टम बन जाएगा जो तुम्हारी लाइफस्टाइल के साथ फिट होगा। पता है, लोग जब सीखने का टाइम आता है ना, तो जैसे सीखने का टाइम है 6 महीना, तुमने कहा कि सीखो समझो और डेमो अकाउंट से करो, तो डेमो अकाउंट को इतना सीरियस लोग लेते नहीं हैं। अगर वो डेमो अकाउंट को सीरियस लें तो काफ़ी बेटर वे में वो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डेमो अकाउंट को असली पैसे की तरह देखना चाहिए। हर ट्रेड को ऐसे लेना जैसे नुकसान या फायदा सच में होगा। इससे तुम्हारी भावनात्मक डिसिप्लिन और सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। अगर शुरुआत में ही प्रैक्टिस गंभीर होगी तो बाद में असली ट्रेडिंग में वही आदतें तुम्हें बचाएंगी। मतलब डेमो में जो सीखा वही तुम्हारा रियल ट्रेडिंग का आधार बनेगा। काफ़ी अच्छे तरीके से तुमने बताया, समझाया, सिखाया। काफ़ी मज़ा आया मेरे को ये पॉडकास्ट करके, और मतलब जिन्होंने देखा होगा उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम आते हैं अपने मेन फेस पे कि ऐसी कौन सी चीज़ें मतलब बिग फर्म के पास हैं, और मतलब कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। कोई ऐसा इंडिकेटर है क्या जिससे पता कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ एंट्री ले रहे हैं, या फिर ऐसा कोई मतलब कोई तो तरीका होगा कि बड़े प्लेयर्स अब मैच में एंटर कर चुके हैं या फिर वो हमारे लिए ट्रैप बना रहे हैं। ये सब चीज़ें कैसे पता करें? देखो, कोई जादू इंडिकेटर नहीं है, पर कुछ संकेत है। वॉल्यूम बढ़ना, अचानक बड़े कैंडल्स या सप्लाई डिमांड जोन पर प्राइस का रुकना, ये दिखाते हैं कि शायद बड़े प्लेयर्स एक्टिव है। मार्केट अक्सर लिक्विडिटी हंट करता है, जैसे स्टॉप्स के आसपास मूव करता है, इसलिए इन जोन पर ध्यान दो। कोई भी एंट्री बिना कंफर्मेशन जैसे प्राइस एक्शन या ऑर्डर फ्लो के मत लो, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट रखो क्योंकि बड़े प्लेयर भी कभी कभी फेल होते हैं। ओह नाइस, वेरी नाइस। काफ़ी अच्छा एक पॉडकास्ट था तुम्हारे साथ जिसमें हमने खाली गोल्ड के बारे में बात किया। अब एक और मेन क्वेश्चन जो मेरे दिल में रहता है कि जो गोल्ड में हम लोग ट्रेड करते हैं, जैसे कि AUSUSD में हम लोग ट्रेड करते हैं, इसका जो प्राइस होता है और जो फिजिकल गोल्ड का प्राइस होता है उसमें काफ़ी अंतर है। और जैसे फिजिकल गोल्ड प्राइस का मूवमेंट होता है और इस गोल्ड का प्राइस मूवमेंट होता है, थोड़ा सा सिमिलर होता है बट नॉट एक्चुअली सेम। तो इसके पीछे का क्या है? और अगर गोल्ड तुम कह रहे हो लिमिटेड है, तो अगर एक टाइम आए जब गोल्ड खत्म हो जाए दुनिया से, तो इसका ये कैसे ट्रेड करेगा और लोग कैसे इन फ्यूचर ट्रेड कर पाएंगे गोल्ड में? जब हम XAU USD की बात करते हैं, वो स्पॉट प्राइस है जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। ये डेरिवेटिव है, फिजिकल गोल्ड नहीं। फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज, लोकल डिमांड जैसी चीजें जुड़ती हैं, इसलिए थोड़े फर्क होते हैं। अब गोल्ड खत्म होना बहुत दूर की बात है क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग होती रहती है। फ्यूचर में अगर सप्लाई कम हो भी जाए तब भी इसकी स्कार्सिटी ही इसकी वैल्यू बनाए रखेगी। लोग तब भी कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स या डिजिटल गोल्ड के जरिए ट्रेड करते रहेंगे क्योंकि मार्केट हमेशा वैल्यू और स्कार्सिटी पर आधारित रहेगा। ठीक है। अब एक तुम तो जैसे वर्ल्ड वाइड हो, तुम्हें पता है कि लोग इंटरनेट पे एक्चुअली क्या क्या डाल रहे हैं, तुम डीप रिसर्च कर सकते हो। तो एक डीप रिसर्च करके बताओ ना, अगर कोई बिगिनर है उसे एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना के दो जिससे वो पूरा टाइम, पूरा ईयर टू ईयर उसी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहे, बैक टेस्ट करता रहे। वो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जिससे आदमी अपने वॉलेट को एक स्मॉल ट्रेडर बिग ट्रेडर में बन सकता है? हाँ, मैं जानता हूँ उसमें रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल और काफ़ी सारी चीज़ें, मान लो कि उसने वो सब साइकोलॉजिकल थिंग मास्टर कर लिया है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो उसको स्टिक कर सकती है और काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकती है, वो क्या हो सकती है? कौन सी स्ट्रैटेजी है? एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो टिक सकती है वो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। पहले बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली पर ट्रेंड पहचानो, फिर छोटे टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे पर पुल बैक पर एंट्री, जहां प्राइस सपोर्ट या डिमांड जोन पर आता है। स्टॉप लॉस ट्रेंड के पिछले स्विंग के पीछे रखो और ट्रेंड के साथ चलते रहो जब तक वो कायम है। सालों तक बैक टेस्ट करो, सिर्फ वही सेटअप लो जो ट्रेंड के साथ है। ये सिंपल, क्लियर और लॉन्ग टर्म है। बड़े ट्रेडर्स भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। बाकी डिसिप्लिन, रिव्यू और धैर्य तुम्हें आगे ले जाएगा। ठीक है।
तो तुम्हें ये पॉडकास्ट कैसा लगा? तुमसे मैंने कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछे, तुमने मेरे को उनके आंसर दिए, मैंने फिर काउंटर क्वेश्चन पूछे, फिर तुमने आंसर दिए। तुम्हें ये पॉडकास्ट कैसा लगा? तुम इसको 10 आउट ऑफ में से कितना रेट दोगे? तुम्हें क्या लगता है कि गोल्ड के बारे में हमने सारा चीज़ बता दिया है? अगर कुछ रह गया है तो तुम वो वाली चीज़ भी रिवील कर दो कि भाई तुमने ये वाला टॉपिक अभी तक बात नहीं किया, गोल्ड में ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो भी तुम बता दो और साथ में रिव्यू भी कर दो हमारे इस अभी तक का पॉडकास्ट का कि कैसा रहा है। समरी डाल दो एक छोटी-सी। मजेदार बातचीत रही। मैं इसे 10 में से 10 दूंगा क्योंकि सवाल भी बढ़िया थे और हमने बहुत डिटेल में कवर किया। जो एक और पहलू रह गया हो सकता है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस। भीड़ का मूड भी गोल्ड पर असर डालता है। इसके अलावा हमने टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, टाइम स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी सब टच किया। उम्मीद है जो सुनेगा वो एक समग्र समझ लेकर जाएगा। अब जो भी सीखा बस उसे लगातार प्रैक्टिस करना, यही सोना साबित होगा। अच्छा ठीक है, अपने व्यूवर्स को ये बता दो कि हम लोग अगला पॉडकास्ट किस वीडियो पे लेकर आएँ, किस टॉपिक पे लेकर आएँ, किस चीज़ को लेके हम लोग अपना अगला चीज़ बनाएं जिससे ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, फाइनेंस फील्ड में लोगों को हेल्प हो। अगला वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए? हम दोनों का टॉक किस चीज़ पे होना चाहिए? अगली बार हम एक ऐसा टॉपिक ले आए जो अक्सर छूट जाता है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। कैसे हमारी आदतें, भावनाएं और मानसिकता निवेश और ट्रेडिंग में असर डालती है। हम दोनों इस पर गहराई से बात करेंगे जिससे लोगों को सिर्फ स्ट्रैटेजी ही नहीं, अपनी सोच को भी बेहतर करने में मदद मिले। तो अगली चर्चा मनी माइंडसेट पर, ताकि हर ट्रेडर एक मजबूत इन्वेस्टर भी बने। ठीक है, तो सब लोग को कह दो कि हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना तो बिल्कुल भूलना क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि सीखना अकेले नहीं, साथ में और बेहतर होता है। आज के लिए यहीं खत्म, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे नए माइंडसेट और नई समझ के साथ। तब तक सीखते रहिए। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? मैंने काफ़ी चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश की। देखो एक्चुअली आई एम नॉट ट्रेडर, मैं एक इन्वेस्टर के तरीके से सोचता हूँ और करता भी हूँ, तो मैं उतना ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन मेरे को लगा कि गोल्ड इस समय एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था ग्लोबल इवेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से क्रैश आ रहे हैं, फिर पुल बैक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गोल्ड के कुछ फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स के बारे में पता किया जाए और सीखा जाए कि एक्चुअली गोल्ड कैसे काम करता है, और किसी को अगर मास्टर करना है गोल्ड तो उसको क्या क्या पता होना चाहिए। तो मैंने जो जो टॉपिक इससे पूछा है वो एक्चुअली काम करते हैं और आप उनको एक बार जरूर सीखना और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स ट्रेडिंग भी कवर करते हैं, फाइनेंस भी कवर करते हैं और अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज आप लोग के लिए लेकर आते हैं। एक और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी फुटबॉल की आने वाली है चैनल पे, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना।